हमारे देश ने दाऊद इब्राहिम को मारने का सुनहरा अवसर कैसा खो दिया, देखते हैं। चलो दाऊद इब्राहिम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। दाऊद इब्राहिम का जन्म हो गया साल 1955 में। आज की तारीख में उनकी उम्र करीबन 66 साल है। इनका महाराष्ट्रियन कोंकणी मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ था। उनके पिताजी मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। स्कूल के दिनों से ही वो छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। बाद में उनका मेन काम था गोल्ड स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट, ड्रग ट्रैफिकिंग। साल 1986 में वो दुबई भाग चले जाते हैं। वो दुबई चले जाने के बाद में उनका असिस्टेंट है एक छोटा राजन। वो छोटा राजन उनका मेन कारोबार संभाल लेता है। करीबन 1990 तक ये दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पास करीबन 5,000 लोग काम करते हैं। उनका सालाना रेवेन्यू करीबन 10,000 करोड़ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 1990s में दाऊद इब्राहिम कितना बड़ा हो गया था। बाद में साल आया 1993। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए। ये सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। ये इंसिडेंट जब हुआ तब दाऊद कराची में रहता था। उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पनाह दी थी। कहा जाता है कि वो उसकी ज़िंदगी एक राजा के जैसी है। कराची में पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट उसको मिलता है। वैसे यूएसए ने दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, बट यूएसए भी ज़्यादा कुछ एक्शन लेती नहीं दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट, क्योंकि यूएसए के इंटरेस्ट कुछ पाकिस्तान में है। शायद वो रीज़न रहेगा। बाद में ऐसा कहा जाता है 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ उसका भी टोटल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट दाऊद ने किया था। यानी दाऊद इब्राहिम हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। तो देखते हैं दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान कैसे किया था अजीत डोवाल ने। दाऊद इब्राहिम की लड़की और जावेद मियादाद का लड़का, इनकी शादी 2005 में हुई थी और उसका मैरिज रिसेप्शन रखा था दुबई में होटल याद में। दाऊद इब्राहिम रिसेप्शन में शामिल होना चाहता था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दाऊद इब्राहिम को वार्न किया था कि वो रिसेप्शन अटेंड न करे, लेकिन दाऊद अपने जीत पे अड़ा था क्योंकि उसकी लड़की ब्याही थी और ये इंफॉर्मेशन हमारे इंटेलिजेंस को मिल गई। ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मिलने के बाद में अजीत डोवाल ने अपनी प्लानिंग चालू की। अजीत डोवाल जी माइक्रो प्लानिंग के लिए माहिर माने जाते हैं। उन्होंने अपना काम चालू किया। सबसे पहले उन्होंने होटल हयात का डिटेल मैप मंगाया और उसका बारीकी से स्टडी करना चालू किया। हर एक छोटी सी चीज़ का अध्ययन उन्होंने किया। उसके टोटल होटल के इनलेट कौन से है, आउटलेट कौन से है, होटल का किचन किधर है, होटल के रिसेप्शन किधर है, कौन से फ्लोर से कौन सा व्यू क्लियर दिखता है, जब रिसेप्शन हो जाएगा वो टाइम माहौल कैसा रहेगा, हलचल कैसी रहेगी, शूटर कहाँ से आ सकते हैं, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद में शूटर कैसे बाहर आएंगे। ये सारी बारीक सारीक चीज़ों का अध्ययन डोवाल जी ने किया। बाद में डोवाल जी ने डिसाइड किया कि हमारा इंडियन फोर्स का कोई आदमी ये एक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा। तो अजीत डोवाल जी ने दो लोगों को संपर्क किया था जो एक्चुअली क्रिमिनल वर्ल्ड के थे। एक था विकी मल्होत्रा और दूसरा था फरीद तनाशा। ये दोनों छोटा राजन के विश्वासार्ह के लोग थे। और अब ये मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे।
तो जैसे अजीत डोभाल जी ने ये दो लोगों का नाम तय किया, बेसिकली शार्प शूटर थे। ये दोनों को डिटेल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई और डिटेल प्लान ये दोनों को बताया गया। मुंबई पुलिस को ये बात समझ आ गई और अपना देश के दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस में दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे हस्तक थे, जो दाऊद को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत कुछ सपोर्ट करते थे और उसके लिए हमदर्दी रखते थे। जैसे मुंबई पुलिस को ये सारी बातें मालूम हो गए, उन्होंने अपना एक सीनियर ऑफिसर जिनका नाम था धनंजय कमलाकर, उसको डेप्यूट किया ये दोनों क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, यानी विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा। ये दोनों को अरेस्ट करने के लिए मुंबई पुलिस की टीम निकल गई और जहाँ इनका ट्रेनिंग चालू था वहाँ ये लोग पहुँच गए। जब अजीत डोभाल जी को मालूम हो गया कि मुंबई पुलिस के लोग आए हैं इनको अरेस्ट करने के लिए, ये दोनों क्रिमिनल को, डोभाल जी ने उनको बहुत कुछ समझाया, हमारा देश का उद्देश्य क्या है और हम ये क्रिमिनल का कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन शायद मुंबई पुलिस के ऑफिसर सारा कुछ तय करके आए थे। उन्होंने दोनों क्रिमिनल को अपने कब्जे में ले लिया और मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद में मीडिया को ऐसा बताया गया कि जो दो क्रिमिनल थे ये इनका प्लान आइदर पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन को ख़त्म करना था। अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से अजीत डोभाल जी ने जो बड़ी मेहनत से प्लान किया था वो पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। अगर उस समय हम दाऊद इब्राहिम को मार देते तो हमारे लिए देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, क्योंकि ये घटना है करीबन 2005 की, यानी आज से 17 साल पहले। अभी तो दाऊद बहुत बूढ़ा हो चुका है, सुनने में ऐसा आया है कि वो बहुत बीमार रहता है। दाऊद को अभी मारने से हम ज़्यादा कुछ गेन नहीं करने वाले हैं कि हमने ये सुनहरा मौका गवा दिया। अगर हमारे देश का पूरा इतिहास देखें तो हमारा पूरा इतिहास गद्दारी से ही भरा हुआ है। हमारे देश का नुकसान देश का शत्रु से जितना हुआ उससे ज़्यादा हमारे गद्दारों की वजह से हुआ। न चाहते हुए इस घटना की तुलना इसराइल से करने की इच्छा होती है। इतना सा छोटा देश है इसराइल दुनिया के पटल पे, ना उनके पास ज़्यादा लोक संख्या है ना उनके पास लैंड है, फिर भी आज की तारीख में वो देश को कोई छेड़ने की जरूरत नहीं करता। अगर लोक संख्या के हिसाब से देखें, इसराइल की लोक संख्या है 90 लाख, यानी 1 करोड़ भी नहीं है, और हिंदुस्तान की लोक संख्या है करीबन 130 करोड़। और अगर हमने लैंड का एरिया कंसिडर किया, इसराइल का लैंड और अपना इंडिया का लैंड, तो हम इसराइल से 149 गुना बड़े हैं। ऐसी इसराइल में क्या खास बात है कि इतना छोटा देश होने के बावजूद दुनिया का कोई भी देश इसराइल को छेड़ना पसंद नहीं करता है। आजू बाजू में उनके सब शत्रु राष्ट्र है और वो भी अमीर शत्रु राष्ट्र है, स्पेशली अरब कंट्री में, फिर भी इसराइल किसी से नहीं डरता है। इसराइल में हर 4-5 घर में एक कमांडो पाया जाता है और वो बहुत बढ़िया कमांडो तो होता ही है और बहुत बड़ा स्पाई भी होता है। और वो ये कमांडो इतनी बड़ी जिगर और हिम्मत रखता है कि दुनिया में कौन से भी कोने में जाकर इसराइल के शत्रु का खात्मा करके वो वापस सेफ इसराइल में आ सकता है। जब इसराइल में कुछ वॉर होता है तो इसराइल में प्रेग्नेंट औरत भी सोफिस्टिकेटेड मशीन गन लेकर रास्ते पे देश की सुरक्षा के लिए उतर जाती है। यह इस देश की खासियत है। इसकी वजह से इसराइल लोग फार्मिंग में एडवांस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे हैं, उनका डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है, उनका मोसाद इंटेलिजेंस वर्ल्ड में द बेस्ट माना जाता है। और इतना छोटा देश होने के बावजूद उनके पास हर एक वो चीज़ है जो दुनिया में कई लोगों के पास नहीं है। अमेरिका जैसे राष्ट्र का फाइनेंस भी जो लोग कंट्रोल करते हैं, तो इससे उनकी ताकत का अंदाज़ा हम समझ सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि हम इसराइल जैसे राष्ट्र क्यों नहीं बन सकते हैं। हमारे पास रिसोर्स की कमी है, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमी है। हम इसराइल के जैसे स्ट्रॉन्ग राष्ट्र क्यों नहीं बन सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस है, स्किल्ड मैन पावर है, टैलेंटेड यूथ है, बेस्ट आर्मी है, देश के लिए जान देने वाले लोग हैं, फिर भी हम इतने पीछे क्यों, सोचने वाली बात है। धन्यवाद।